हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बेसिकली बेस्ड होगा आरडीटी की ही सीरीज़ में एक न्यू एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। आपको बता दें हम आरडीटी की सीरीज स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने डिफरेंट एंजाइम्स ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं, जैसे डीएनए लाइगेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, टर्मिनल डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम्स हो गया, या लास्ट वीडियो हमारा बेसिकली जिसके बेस्ड था एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम पे। आज का जो हमारा वीडियो बेस्ड होगा वो होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम पे। ये बता दें आपको, जितने भी एंजाइम्स हैं सब जेनेटिक इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम भी किसमें, जीन क्लोनिंग में रोल प्ले करेगा। आपकी जीन एक्सप्रेशन किसी भी लैब में ये एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जो जीन एक्सप्रेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीन क्लोनिंग हो गया, आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, आरडीटी, इसमें ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये एंड लेबलिंग में, या कह सकते हैं डीएनए के एंड को लेबल्ड, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स के एंड को लेबल्ड करने का काम करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, काइनेज एंजाइम में मतलब हमें पता है फॉस्फोराइलेशन का काम है। ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। काइनेज का काम ही क्या है? फॉस्फोराइलेशन कराना, फॉस्फोराइलेशन कराना। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए या आरएनए का फॉस्फोराइलेशन कराएगा। डीएनए या आरएनए में क्या कराएगा? फॉस्फोराइलेशन कराने का काम करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। काइनेज का मतलब हम समझ चुके हैं, फॉस्फोराइलेशन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड ग्रुप एड्स होंगे, मतलब डीएनए या आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका फॉस्फोराइलेशन कराने का काम करता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि वो तो ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड है, डीएनए और आरएनए तो ऑलरेडी फॉस्फोराइलेटेड है। हमें डीएनए और आरएनए के पता है स्ट्रैंड्स 5' एंड 3' टर्मिनल, उसका 3' 5', उसके 5' एंड पे ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब किसका फॉस्फोराइलेशन कराएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का काम क्या है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का जो मेन फंक्शन है वो लेबल्ड फॉस्फोरिल ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराना है 5' एंड पे। कब? जब वो डीएनए डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में होगा। हमने देखा था एल्कलाइन फॉस्फेटेज से जब ट्रीटमेंट होता है इसका, एपी इट मीन्स एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम से जब ट्रीट किया जाता है तो इसके 5' टर्मिनस का जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो हट जाता है और उसकी जगह क्या आ जाता है? 5' टर्मिनस पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3' टर्मिनस पे भी क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। 3' 5' पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का मेन फंक्शन ही है जो डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए है, जो कैसा है? डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए है, उसे फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कराना। ये कैसा हो चुका है? डीफॉस्फोराइलेटेड। डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में किसने कन्वर्ट किया इसको? एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम ने। डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए को फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कराने का काम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का। इसमें अलग अलग पढ़ते हैं हम, T4 T2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, क्योंकि काइनेज को, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज है उसको सबसे पहले इश्चेरिया कोलाई से आइसोलेट किया गया और वो ई कोलाई जनरली किससे इन्फेक्टेड थे? T4 या T2 बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्टेड थे। तो इस एंजाइम को T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, या कहीं कहीं पर आपको ध्यान रखना है इन्हें क्या क्या, इसके शॉर्ट फॉर्म PNK के नाम से भी जाना जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से भी जाना जाता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का मेन फंक्शन क्या है? डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए को, जो डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए था उसे फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कराना, फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कराना। अब फिर हमें माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, पहले तो आपने फॉस्फोराइलेटेड डीएनए को डीफॉस्फोराइलेटेड कर दिया एल्कलाइन फॉस्फेटेज से, फिर हम उस डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए को वापस से फॉस्फोराइलेटेड कर रहे हैं, तो मतलब ही क्या इतना मैकेनिज्म का? जो फॉस्फोरिल ग्रुप प्रेजेंट था डीएनए में उसे एज इट इज रहने देते हैं। इतनी मैकेनिज्म क्यों कर रहे हैं? उसे एंजाइम से ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं? उसके भी पीछे रीजंस है। इस मैकेनिज्म के पीछे बेसिकली रीजंस क्या था? हमें उसे लेबल्ड डीएनए में कन्वर्ट करना था, उसको क्या कराना था? लेबल्ड डीएनए में कन्वर्ट कराना था। उसमें लेबल्ड फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करेंगे। अब जो फॉस्फोराइलेशन होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करेगा, जो फॉस्फेट को ऐड करेगा, वो फॉस्फेट कैसा होगा? लेबल्ड फॉस्फेट होगा। लेबल्ड होगा वो, हो सकता है वो किससे, जिस भी रेडियो लेबल्ड हो वो, लेकिन वो फॉस्फेट ग्रुप कैसा होगा? लेबल्ड होगा। जनरली लिंकर्स में होगा, अडॉप्टर्स में हो गया, ये डीएनए आरएनए प्रोब्स भी यूज किए जाते हैं, डीएनए सीक्वेंसिंग में यूज किया जाता है, तब उनमें जो फॉस्फोरिल ग्रुप होता है वो लेबल्ड फॉस्फोरिल ग्रुप होता है। तो वो नेचुरली लेबल्ड नहीं होते, उन्हें एंजाइम से ट्रीट किया जाता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज से पहले जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे हटाया जाता है और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज से इसमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है।
मतलब डेफिनेटली पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के पास कोई फॉस्फेट का डोनर भी होगा, तभी तो वो फॉस्फेट ग्रुप को डीफॉस्फोराइलेट 5' टर्मिनस पे, जो 5' हाइड्रोक्सी टर्मिनस है उस पर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। तो वो फॉस्फेट ग्रुप का डोनर कौन होगा? तो वो फॉस्फेट ग्रुप का डोनर होता है आपके पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है? डोनर होता है फॉस्फेट ग्रुप का, जो फॉस्फेट को क्या करेगा? डोनेट करेगा। ये डोनर है फॉस्फेट ग्रुप का, जो किसको डोनेट करता है? डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए को डोनेट करेगा, और ये डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके 5' एंड पे वापस से फॉस्फोरिल ग्रुप आके ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको बेसिक क्लियर होगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का मेन फंक्शन क्या है। अब इसमें जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसमें भी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, मतलब हमें पता है एडिनोसिन से 3 फॉस्फेट शुगर जुड़ी होती है। तो अल्फा, बीटा, गामा किस फॉस्फेट को रिमूव करता है? क्या तीनों को ही शिफ्ट कर देगा? नहीं, केवल एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए पे। वो भी किस पोजीशन के? गामा पोजीशन के फॉस्फेट को वो कहाँ पे शिफ्ट कर देगा? इस डीएनए के पास शिफ्ट कर देगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फॉस्फोराइलेटेड। मतलब ये जो फॉस्फोरिल ग्रुप शिफ्ट हुआ है ये किस पोजीशन का है? गामा पोजीशन का। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के गामा फॉस्फेट को ट्रांसफर किया जाता है किससे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए पे, जिससे वो डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा। क्या क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ने ट्रांसफर किया है फॉस्फेट को फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किस फॉस्फेट को? ट्रांसफर गामा फॉस्फेट फ्रॉम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए। किस टर्मिनस पे? 5' OH टर्मिनी पे शिफ्ट किया है। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके पूछ सकते हैं। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है? फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब हम इसे कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज या पीएनके कैसा एक टाइप का मॉडिफिकेशन एंजाइम्स है। क्या किस टाइप का एंजाइम है? पीएनके। पीएनके जो हुआ वो मॉडिफिकेशन एंजाइम है। मॉडिफिकेशन एंजाइम है क्यों? क्योंकि इसने न्यूक्लियोटाइड को या डीएनए के सीक्वेंस को मॉडिफाइड कर दिया, जो उसकी ओरिजिनल सीक्वेंस है उसको मॉडिफाइड कर दिया, उसे लेबल्ड फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर दिया। मॉडिफिकेशन एंजाइम से किस फैमिली को बिलोंग करता है? ट्रांसफरेज फैमिली में आता है। किस फैमिली में आता है? बेसिकली ट्रांसफरेज फैमिली में आता है, फॉस्फोट्रांसफरेज फैमिली में। किस फैमिली का मेंबर है पीएनके? ट्रांसफरेज फैमिली का मेंबर है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है फ्रॉम एटीपी टू डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए में। तो किस फैमिली का मेंबर हो गया? बेसिकली ट्रांसफरेज फैमिली का मेंबर हो गया पीएनके। तो 2 पॉइंट, डीएनए मॉडिफिकेशन एंजाइम है, ट्रांसफरेज फैमिली का मेंबर है। हमने देखा T4 डीएनए पीएनके या T2 पीएनके भी यूज किए जाते हैं। किस बेसिस पे? क्योंकि उन बैक्टीरियोफाज ने किस पे अटैक किया था? बेसिकली बैक्टीरियोफाज के ई कोलाई पे अटैक किया था, उन्हीं से इसको किसको आइसोलेट किया गया है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज या पीएनके के पास 2 एक्टिविटीज होती है। 2 एक्टिविटीज कैसे? ये फॉस्फेटेज एक्टिविटीज भी रखता है। कुछ केसेस में ये फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करता है, और ज्यादातर क्या शो करेगा? काइनेज। फॉस्फेटेज एक्टिविटीज, कुछ सम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पर यही पीएनके फॉस्फेटेज एक्टिविटी भी शो करने लगता है। कुछ सिचुएशंस में वो फॉस्फेटेज एक्टिविटी मतलब ये फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव भी करेगा, बिल्कुल कर सकता है, ये फॉस्फोरिल ग्रुप को भी रिमूव कर सकता है। क्योंकि पीएनके की जो स्ट्रक्चर्स होती है, पीएनके क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम में मतलब प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एंजाइम है, एंजाइम मतलब प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन के पास 2 डोमेन होते हैं, उसका एन डोमेन, एन टर्मिनस, उसका सी डोमेन। 2 डोमेन होंगे, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। कोई भी प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनाई होती है। अमीनो एसिड की लिंक होती है। अमीनो एसिड के 2 टर्मिनल होते हैं, एन और सी। जो इसका एन टर्मिनस होता है उसके पास होती है 5' काइनेज एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियोटाइड को क्या कर सकता है? फॉस्फोराइलेशन कराता है, 5' काइनेज एक्टिविटी। और सी टर्मिनल के पास होती है 3' फॉस्फोहाइड्रोलेज डोमेन होता है। वो उसका कैसा होता है? 3 टर्मिनल फॉस्फोहाइड्रोलेज डोमेन, हाइड्रोलेज डोमेन।
हमने पता है कि किसी भी प्रोटीन मोटिव्स में उसकी फोल्डिंग्स होती है, प्रोटीन की सैचुरेटेड स्ट्रक्चर ही क्या है, उसकी टर्शरी स्ट्रक्चर, जिसमें वो हाईली फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये जनरली पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एक एंजाइम है, मतलब प्रोटीन से मिलकर बना है, मतलब इसके दो डोमेन्स प्रेजेंट होंगे, इसके एन टर्मिनस और सी टर्मिनल। एन टर्मिनल के पास उसके 5' काइनेज एक्टिविटी होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी शो करेगा, और सी टर्मिनस डोमेन के पास क्या होती है, हाइड्रोलेजेस एक्टिविटी होती है, फॉस्फोहाइड्रोलेज एक्टिविटी, जो किसमें फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करने का काम करता है। तो दोनों एक्टिविटी शो करता है जब इसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी कुछ बेसिक सम सिचुएशंस में शो करता है। ज़्यादातर उसकी एक्टिविटी कौन सी है, काइनेज की। बट हमें ध्यान रखना है कि यदि आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज पूछा जाए कि सम सिचुएशन में मे बी फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करेगा, तो बिल्कुल करेगा। उसके पास डोमेन है जो इसका फॉस्फेटेज एक्टिविटी शो करते हैं, फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करते हैं। ठीक है, वो कैसे और कब हो सकता है, उसके लिए भी एंजाइम एक्सचेंज रिएक्शंस होती है। जनरली एक्सचेंज रिएक्शंस कैसे होती है, इसमें तो हमने डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए था, ठीक है। इस सिचुएशन में तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव कर दिया था। यहाँ पे आपका डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए था जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज ने वापस से फॉस्फोराइलेटेड कर दिया। बट सब सिचुएशंस ऐसी भी होती है जिसमें डीएनए डीफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में नहीं होता है, उसके 5' एंड पे फॉस्फोरिल ग्रुप प्रेजेंट ही होता है, मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज से वो ट्रीट नहीं हुआ होता है। तब उस सिचुएशंस में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा, यदि एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट नहीं करेंगे तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप का एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होना मतलब ये जो फॉस्फेट होगा ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक्सेप्ट कर लेगा और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हुआ सिचुएशन ये हो जाएगी, जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा सिचुएशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में वही होगा, आपका पीएन क्या आएगा, पीएन के क्या करेगा, एटीपी से फॉस्फोराइल ग्रुप को लेगा, फॉस्फेट को ट्रांसफर कर देगा 5' एंड पे और वापस से उसे फॉस्फोराइलेटेड डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। आई होप आपको क्लियर होगा। फर्स्ट सिचुएशन थी जब हमने डीएनए को एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीट कराया और उस एल्कलाइन फॉस्फेटेज ने 5' फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करके वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड कर दिया। ये फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन क्या होगी, जब एल्कलाइन फॉस्फेटेज से ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उसका, डायरेक्ट पीएनके क्या करेगा, डायरेक्ट पीएनके आ चुका है और इस कंडीशन में 5' एंड पे फॉस्फेट प्रेजेंट है, उसका ओरिजिनल फॉस्फेट। तब क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के डोमेन्स एक्टिवेट होंगे, फॉस्फेटेज डोमेन एक्टिवेट होगा। फॉस्फेटेज डोमेन क्या करेगा, इसके 5' टर्मिनल पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसे एक्सचेंज कर देगा, उसे एडीपी एक्सेप्ट करेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एटीपी नेक्स्ट स्टेप पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अब बन चुका है, ये 5' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। यही एटीपी इसका पीएनके का नेक्स्ट डोमेन एक्टिवेट होगा, काइनेज डोमेन, वो क्या करेगा, इसके फॉस्फेट ग्रुप को, एटीपी एज ए डोनर इसके गामा फॉस्फेट को शिफ्ट कर देगा उसके 5' OH टर्मिनस पे। जैसे ही 5' OH टर्मिनस पे शिफ्ट किया, ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड। बट इस टाइम फॉस्फोराइलेटेड कैसा है, लेबल्ड फॉर्म में है। ये जो फॉस्फोरिल ग्रुप है ये कैसा वाला है, लेबल्ड फॉर्म में, लेबल्ड हो चुका है, उसकी लेबलिंग हो चुकी है, तो वो लेबल्ड फॉर्म में, लेबल्ड गामा P32 जो फॉस्फोरिल ग्रुप ऐड होता है वो ऐड हो चुका है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या करता है, शिफ्टिंग या ट्रांसफर गामा फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट टू डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए, जिसमें डीफॉस्फोराइलेटेड डीएनए को कैसा कर देगा, फॉस्फोराइलेटेड डीएनए। अब ये फॉस्फोराइलेटेड डीएनए कैसा हो जाएगा, लेबल्ड फॉस्फोराइलेटेड डीएनए। डीएनए या आरएनए कुछ भी हो सकता है। तो बेसिक पीएनके के केस में हमने देखा पीएनके फॉस्फेटेज एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी दोनों शो करता है, डिपेंड करता है उसके डोमेन पे। फॉस्फेटेज एक्टिविटी कुछ बेसिक सम सिचुएशंस में शो करता है। पीएनके की स्ट्रक्चर्स के बारे में कहा जाए तो पीएनके के स्ट्रक्चर होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है, होमोटेट्रामर फॉर्म में। आइडेंटिकल सब यूनिट्स होती है, एक जैसी सब यूनिट्स होती है, होमोटेट्रामर फॉर्म में होती है। 4 सब यूनिट होगी। ईच सब यूनिट का वेट कितना होता है, 33 किलो डाल्टन ईच सब यूनिट का वेट। ये सब यूनिट का वेट है इसकी। होमोटेट्रामर है, 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, चारों आइडेंटिकल होती है, हर सब यूनिट का वेट 33 किलो डाल्टन होता है। तो 4 सब यूनिट ओवरऑल वेट कितना होगा इसका, 133 किलो डाल्टन। टोटल वेट कितना है इसका, 133 किलो डाल्टन।
क्यों? क्योंकि ये चारों होमोटेट्रामर सब यूनिट से बना होता है। हर सब यूनिट का वेट 33 किलो डाल्टन होता है। तो ओवरऑल इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का वेट, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का वेट जनरली 132 किलो डाल्टन होता है। ठीक है, इसमें ये सब यूनिट कोई भी कोऑपरेटिविटी शो नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। टेट्रामर सब यूनिट कोई भी नो कोऑपरेटिविटी, कोई भी कोऑपरेटिव नेचर शो नहीं करती है, कोई भी कोऑपरेटिविटी शो नहीं करती है इनमें। अब एक बात ध्यान रखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज के इनहिबिटर्स क्या होंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो पीएनके एंजाइम है आपका, ये पीएनके एंजाइम 60 डिग्री सेल्सियस पे यदि 10 मिनट्स तक हीट दे दी जाए इसे 10 मिनट्स तक, तो ये इनएक्टिवेट हो जाता है। इसका इनहिबिटर क्या है? यदि इसे टेम्परेचर दिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स तक इसे रखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा? इनएक्टिव। बेसिकली ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके और भी इनएक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स होते हैं बेसिकली, यदि कहा जाए तो अमोनियम आयन, अमोनियम आयंस क्या होते हैं? इसके इनहिबिटर्स होते हैं। KCl और NaCl ये भी इनहिबिटर की तरह काम करता है। लो लेवल के फॉस्फेट बफर जो होते हैं, लो लेवल के फॉस्फेट बफर्स वो भी क्या करते हैं? इसके लिए एज ए इनहिबिटर काम करते हैं। तो कुछ बेसिक ध्यान रखिएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर्स जनरली होमोटेट्रामर्स होती है, हर सब यूनिट 33 किलो डाल्टन का, उसके तो ओवरऑल कितना होगा? 132 किलो डाल्टन। उसके इनहिबिटर्स क्या होते हैं? यदि उसे टेम्परेचर दिया जाए 60 डिग्री सेल्सियस के लिए 10 मिनट्स तक तो वो इनहिबिट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। पीएनके क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। और भी इनएक्टर अमोनियम आयंस उसे दिए जाए KCl और NaCl के साथ यदि उसे ट्रीट किया जाए तो वो इनएक्टिव हो जाता है। लो लेवल का फॉस्फेट बफर यदि दिया जाए या EDTA को मीडियम में ऐड कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा EDTA भी क्या है उसके लिए? इनहिबिटर या इनएक्टिवेटर। EDTA को ऐड कर दिया जाए तो वो भी कैसा कर देता है? उसे इनएक्टिव कर देता है या इनहिबिट कर देता है। तो ये था बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। जहां पर भी इससे रिलेटेड डाउट्स आपको आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।